नमस्ते। आज हम आस्वादन करने जा रहे हैं स्वदेश दीपक जी के एकांकी शादी की बात। स्वदेश दीपक एक कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटककार के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही एक टेलीफिल्मकार के रूप में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। खास करके इनका नाटक कोर्ट मार्शल काफ़ी फेमस रहा। इसका मंचन कई बार हुआ और अपने बेहतरीन लेखन के कारण उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। दुख मात्र इस बात की है कि एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले स्वदेश दीपक जी वापस ही न आए। ढूंढने की सारी कोशिशें विफल रहीं। हिंदी साहित्य जगत आज भी अपने प्रिय लेखक की वापसी की राह देख रहा है। आइए आस्वादन करते हैं उनकी एकांकी शादी की बात। शादी की बात एक ऐसी एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है, जिसमें लड़की देखने की रिवाज पर तीखा व्यंग किया गया है। कैसे लड़के वाले, लड़कों के घर वाले लड़की देखने जाते हैं, इस मानसिकता को लेकर मानो वो बाजार से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हों। लड़की को नापा तोला जाता है, उसे आंका जाता है। लड़का चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, लेकिन लड़की देखने जाते वक्त उनकी उम्मीदें काफ़ी ऊंची होती है। तो इसी रिवाज को, लड़की देखने वाले रिवाज को हास्यास्पद रूप से स्वदेश दीपक जी ने अपनी एकांकी शादी की बात में चित्रित किया है। आइए उसका आस्वादन करते हैं। कर लेते हैं पात्र परिचय। इसमें एक युवती है जो 16 साल की है, उसका नाम है चकोरी। और एक युवक है जो 20 साल का है, उसका नाम है चांद। और चकोरी की माँ है जो रजनी देवी है, 35 साल की है। प्रभात चंद्र हैं जो चांद के पिता हैं। जो लड़का है वो चांद है, जो लड़की देखने आता है वो चांद है, युवक है। उसके पिता का नाम प्रभात चंद्र है। और चमेली है करीब 17 साल की एक नौकरानी, जो चकोरी के घर काम करती है। तो सायंकाल का समय है। तो इसमें क्या है, ये जो लड़का है अपने पिता के साथ अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, जो अक्सर हमारे समाज में होता है, अब भी होता आ रहा है। और ये जो लड़के जब आते हैं तो इनके मन में ये भावना रहती है कि ये कोई, मानो कोई बाज़ार से सामान खरीदने जा रहे हो। जैसे हम टमाटर खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, तो उसे देख परख कर खरीदते हैं ना, वैसे ही लड़की को भी एक वस्तु की तरह ये लोग देखते हैं। तो इसी मनोदशा पर लड़के के और लड़के के घर वालों के मनोदशा पर यहाँ व्यंग किया गया है। तो इसमें क्या है, जब पात्र अभिनय करते हैं तो वे स्वयं गंभीर रहते हैं। पात्र वे काफ़ी गंभीर होकर डायलॉग बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें हंसी आती है, सुनने वालों को हंसी आती है। तो देखते हैं, आपको ये इमेजिन करना है, एक बैठक है, एक ड्राइंग रूम है, साधारण ढंग से सजी हुई है और उसमें पुराना और नया दोनों तरह के फर्नीचर रखे हुए हैं। तो आपको ये ड्राइंग रूम आपके मन में इमेजिन करना है। रंगमंच एक ड्राइंग रूम है जो साधारण ढंग से सजी हुई है, और पर्दा जब उठता है तो चमेली, जो उस घर की नौकरानी है, कमरे की व्यवस्था ठीक करने में व्यस्त है। तो इतने में बाहर से दरवाजे की दस्तक होती है। तो इतने में बाहर से दस्तक होती है और चमेली उस ओर जाती है। और कौन प्रवेश करते हैं? प्रभात चंद्र और चांद अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो इस घर में जो रंगमंच है, उसके ड्राइंग रूम में बाहर के दरवाजे से प्रभात चंद्र और चांद प्रवेश करते हैं। पिता और बेटे हैं, ये लड़की देखने आए हैं। और रंगमंच पर क्या दिखाया जाता है? लड़की के घर का जो ड्राइंग रूम है, और वहाँ की नौकरानी चमेली वहाँ की व्यवस्था सब ठीक कर रही थी। तो चमेली कहती है, आइए बैठिए, आप भी बैठिए ना। अब देखिए, लड़का सोचता है, शायद उसने सोच लिया कि यही घर की लड़की होगी। आप भी बैठिए ना। मैं? अब चमेली आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो तो घर की नौकरानी है। क्या हर्ज है,
अब चांद कहता है इसमें क्या है, क्या दिक्कत है, आप भी बैठ जाइए। जी मैं, वो कह नहीं पाती कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। प्रभात चंद्र को थोड़ा गुस्सा आता है लड़के के पिता को। चांद तो वो थोड़ा सिखा विखा कर आया था अपने बेटे को कि कैसे बिहेव करना है लड़की वालों के घर में, थोड़ा भाव वगैरह दिखाना है, लेकिन लड़का है कि एक लड़की को देख लिया तो पास बैठने को बुला लिया। जी पिताजी, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, सब भूल गए? अब देखिए, पिताजी ने समझा रखा है। नहीं तो पिताजी, मुझे सब याद है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम के लिए रट्टा लगाते हैं ना, वैसे ही इस लड़के ने भी बहुत कुछ सीख रखा है अपने पिताजी से। तो वो कहता है मुझे सब याद है। फिर क्या ये बेवकूफ़ी की बातें करने लगे, फिर क्यों ये बेवकूफ़ी की बातें करने लगते हो? बेवकूफ़ी की बातें? मैं तो रिहर्सल कर रहा हूँ पिताजी, ग्रैंड रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल। अगर मैं कहीं अपने संवाद भूल जाऊँ तो आप प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा पिताजी। आपका शुभ नाम? अब देखिए, ये कहता है लड़का कि मैंने तो पूरा याद कर रखा है। जैसे पुराने ज़माने में जो नाटक होते थे तो फिर नाटकों के डायलॉग पात्र कहते थे और पीछे से प्रॉम्प्टर होता था जो प्रॉम्प्ट करता था। अगर ये डायलॉग भूल गए तो वो लोग बोलते थे, तो धीरे से बोलते थे और स्टेज में वो जो पात्र हैं ज़ोर से उस डायलॉग को बोलते थे। तो पिताजी से भी चांद यही कहता है कि अगर मैं कहीं कोई डायलॉग भूल जाता हूँ तो आप ज़रा प्रॉम्प्ट कर दीजिए। अब पिताजी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो पूछता है उस लड़की से, आपका शुभ नाम? मेरा? अब भी चमेली कन्फ्यूजन में है। वो सोचती है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और यहाँ की बेटी को जो लड़का देखने आया है वो मुझे बैठने के लिए कह रहा है, मेरे से नाम पूछ रहा है। जी जी तुम्हारा ही नाम? चांद पूछता है। मुझे चमेली कहते हैं। अब नौकरानी ने बताया कि मुझे चमेली कहते हैं। अब नौकरानी ने बताया कि मुझे चमेली कहते हैं। तो चांद एकदम मजनू स्टाइल में कहता है, चमेली, ओह कितना प्यारा नाम है चमेली, जिसकी मादक सुगंध मस्तिष्क के ऊपर छाकर आत्म विभोर कर देती है। चमेली एक फूल का नाम है, आपको पता है, काफ़ी सुगंधित होती है। तो उसी का जिक्र करते हुए चांद कहता है, चमेली जिसकी मादक सुगंध मस्तिष्क के ऊपर छाकर आत्म विभोर कर देती है। पिताजी, आपने तो बताया था कि इसके बाद वह मेरा नाम पूछेगी, पर इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब देखिए, इसे पिताजी ने सिखा कर रखा है कि तुम लड़की का नाम पूछोगे, लड़की नाम बताएगी, उसके बाद लड़की तुम्हारा नाम पूछेगी। अब चमेली ने तो कुछ पूछा ही नहीं, तो ये वहीं पूछ बैठता है अपने पिताजी से कि पिताजी, आपने तो कहा था कि ये मेरा नाम पूछेगी, इन्होंने तो पूछा ही नहीं। तुम रहे निरे बुद्धू के बुद्धू ही। अब पिताजी को इतना गुस्सा आता है लड़के के ऊपर। बुद्धू के बुद्धू ही? पिताजी, आखिर मैं हूँ तो आपका ही लायक बेटा। आखिर मैं बेटा किसका हूँ? आपका बेटा हूँ, मतलब कि आप एक बुद्धू हो, इसलिए मैं भी बुद्धू बना। अगर लायक होते तो इस वक्त खुद ही झट से अपना नाम बता देते। अब पिताजी कहते हैं, अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तुम, लड़की अगर नाम ना भी पूछती तो तुम अपना नाम बता देते, अपना इंट्रोडक्शन करा देते। ओ ठीक है, हाँ तो चमेली जी, मेरा शुभ नाम चांद है। अब लड़के को ध्यान आया कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, उसे सिखा रखा है, रट्टा लगाया हुआ है उसने कि लड़की से आकर क्या क्या पूछना है। यहाँ आकर लड़की उसी तरह जवाब नहीं देती तो वो असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करे। मुझे मालूम है, अब चमेली कहती है, मुझे मालूम है कि क्या तुम्हारा नाम चांद है। मालूम है? पिताजी अब क्या पूछूं, इन्हें मेरा नाम मालूम है तो काम भी मालूम होगा। अब देखिए, लड़की कहती है, नौकरानी कहती है चमेली कि मुझे मालूम है, क्योंकि उसने घर में सुन रखा होगा कि उसकी जो बहन जी हैं वो कह रही होंगी कि चांद नाम का एक लड़का देखने आएगा। चमेली, अपनी बहू जी को खबर तो कर दो। अब प्रभात चंद्र एक्शन में आते हैं, कहते हैं चमेली जाओ अपनी बहू जी को खबर करो। जी अभी लीजिए। चमेली जाती है। यह आपने क्या किया पिताजी, रिहर्सल अधूरा ही रह गया। अब
देखो चांद कहता है, पिताजी आपने क्यों भेज दिया उसे, रिहर्सल तो अधूरा ही रह गया। किस बात का रिहर्सल? जब असली लड़की आएगी तो उससे कैसे पूछना है। मैंने जो बातें तुम्हें लिखाई हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लो। अब देखो पिताजी कहते हैं, जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे एक बार जरा दोहरा लो। तो चांद क्या करता है, जेब से नोटबुक निकाल कर, अभी लीजिए, अभी लीजिए पिताजी, और जेब से अपना नोटबुक निकालता है। देखिए वो लिख कर भी लाया है, जैसे बच्चे ले जाते हैं एग्ज़ाम के वक्त, वैसे ही ये लिख कर ले गया है। और उसको देखते हुए वो पढ़ता है, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, आपको गाना आता है, आपको खाना आता है। खाना आता है? अबे बेवकूफ़, मैंने तो लिखाया था कि आपको खाना बनाना आता है। पिता ने लिखाया था कि लड़की से पूछे आपको खाना बनाना आता है। ये अक्सर पूछा जाता है लड़कियों से कि आपको खाना बनाना आता है, क्योंकि पर्पस ही यही है कि शादी के बाद लड़की घर में आए और अच्छे अच्छे पकवान बना कर दें। तो इसीलिए ये जो लड़की देखते वक्त पूछा जाता है, और लड़की की माएँ भी कहती हैं कि अरे ये सब तो इसी ने बनाया है, ये अक्सर सुना जाता है। ठीक ठीक गलत बोल गया था। हाँ तो आपको खाना बनाना आता है, आपको बोलना आता है। फिर गलती की, मैंने कहा था आपको अंग्रेज़ी बोलना आता है। पिता ने सिखाया था कि लड़की से पूछे आपको अंग्रेज़ी बोलना आता है। ठीक ठीक, आपको रोना आता है। यह प्रश्न मैंने कहाँ लिखाया था? अब प्रभात चंद्र भी अचरज में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा प्रश्न तो मैंने लिखाया ही नहीं था। यह मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया है, जब गाना आता है तो रोना भी आता ही होगा। अब देखिए चांद ने अपनी तरफ से मुश्किल से एक प्रश्न जोड़ दिया है, वो ये है कि क्या तुम्हें रोना आता है? पिताजी, अब प्रभात चंद्र पूछते हैं, क्या है? अगर उसने मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं क्या करूं? अब देखिए चांद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछता है पिताजी से। अगर मैं ये सब प्रश्न पूछूं और लड़की उसका जवाब न दे तो मैं क्या करूं? प्रभात चंद्र को एकदम गुस्सा आता है। उफ, कैसे गधे से पाला पड़ा है। पिताजी, गधा तो एक ही तरह होता है, गधा तो गधा ही होता है, इतना चांद जानता है। मुझे लगता है तू ज़रूर लुटिया डुबा देगा। मुझे तो लगता है तू पूरा प्लान खराब कर देगा। पिताजी, मैंने तैरना सीख लिया है। अब देखिए ये एक यूसेज है कि लुटिया डुबाना, मतलब कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। और यहाँ चांद कहता है कि मैंने तैरना सीख लिया है, अगर लुटिया डूब भी गया तो मैं तैर लूँगा। तो वहाँ रजनी देवी और चमेली प्रवेश करती हैं। नमस्ते। रजनी देवी आते ही सबको नमस्ते कहती हैं और सभी आपस में नमस्ते नमस्ते कहते हैं। बैठिए। चमेली, पान तोला अभी लाई बहू जी। और रजनी देवी के कहे के अनुसार चमेली पान लेने जाती है। अब रजनी देवी से कुछ तो कहना ही है, बात आगे बढ़ाना है। तो प्रभात चंद्र कहते हैं आप अच्छी हैं। इस पर चांद कहता है अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी। अब पिता को एकदम गुस्सा आता है, चांद को घूर कर देखते हैं। चांद अपनी गलती नहीं समझ पाता। रजनी देवी एकदम झेंप जाती है। अब लड़की की जो माँ है वो एकदम झेंप जाती है कि लड़का आया है, उसका पिता कह रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं, अब बेटा कह रहा है तो आप तो बहुत ही अच्छी हैं। मैं अभी आती हूँ चकोरी को लेकर। चकोरी को लेने चली जाती है माँ। पिताजी, क्या आपने सुना उसका नाम चकोरी है? पिताजी, आपने सुना लड़की का नाम चकोरी है, तो क्या हुआ? वाह पिताजी, आप तो साहित्य से बिल्कुल परिचित नहीं मालूम होते। मैं चांद, तुम चकोरी, रहेगी कैसी सुंदर जोड़ी। चांद और चकोरी का जोड़ी तो बहुत पुराना है, साहित्य में इसका उल्लेख कई बार कवियों ने किया है। ये चकोर जो है, चांद और चकोर का प्रेम काफ़ी फेमस है, एक मिथोलॉजिकल बर्ड है। साहित्य में चकोर पक्षी को एक प्रेमी के रूप में पेश किया गया है। चकोर यानी प्रेमी का प्रतीक, एक ऐसा प्रेमी जो काफ़ी डेडिकेटेड हो। चकोर पक्षी को एक वियोगी प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। वो होता ये है कि वो सारी रात चंद्रमा की ओर ताकता रहता है और अग्नि स्फुलिंगों को चंद्रमा के टुकड़े समझकर चुनता रहता है।
इसमें फैक्ट ये है कि वो कीटभक्षी पक्षी है और इसी कारण वो चिंगारियों को जुगनू समझकर, कीट समझकर उन पर चोंच चला देता है। वास्तव में ये न तो आग का टुकड़ा खाता है, न निर्निमेष सारी रात चंद्रमा को ताकता ही रहता है, लेकिन कवि इस मिथोलॉजिकल बर्ड को एक प्रेमी के रूप में चित्रित करते हैं। तो यहाँ ये जो लड़का है देखता है कि उसका नाम चांद है और लड़की का नाम चकोरी। तो चांद और चकोरी का जोड़ी तो बहुत ही फेमस है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब प्रभा चंद्र को गुस्सा आता है, चुप बे बदतमीज, ऐसी मरम्मत करूँगा कि सारी कविता करना भूल जाएगा। पिताजी, घर चलकर चाहे जितना मार लीजिएगा, यहाँ तो कविता कर लेने दीजिए। आपको पता नहीं आजकल की लड़कियाँ कवियों को विशेष रूप से पसंद करती हैं। अरे आपको नहीं पता पिताजी, आजकल की लड़कियाँ कवियों को काफ़ी पसंद करती हैं। और हरिवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें वो सुनाता है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ सुनाता है। और सुमित्रानंदन पंत की ये जो काफ़ी फेमस लाइनें हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। अब ये कविता सुनाता है चांद। कवि के बच्चे, अब प्रभात चंद्र को काफ़ी गुस्सा आता है। ओह, तो आप भी कवि बन गए। अब चांद को इस बात में खुशी होती है कि उसके पिता ने उसे कवि के बच्चे कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पिताजी कवि है। बहुत खूब, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, किंतु पिताजी आज तो शादी की बात मेरी हो रही है, आप किसी और दिन कवि बनिएगा। पिताजी आज मेरी शादी की बात हो रही है, आप किसी और दिन कवि बनिएगा। अब प्रभात चंद्र को इतना गुस्सा आता है कि वो खड़े होकर चांद को मारने के लिए अपने हाथ की छड़ी उठाते हैं कि इतने में क्या होता है, रजनी देवी और उनके पीछे अति आधुनिक ढंग से श्रृंगार किए हुए चकोरी आती है। प्रभात चंद्र का हाथ वहीं रुक जाता है। बेटे को मारने के लिए छड़ी उठाया था उसने, लेकिन जैसे ही लड़की और लड़की की माँ प्रवेश करते हैं उस कमरे में, प्रभात चंद्र एकदम से शांत हो जाते हैं। रजनी देवी ये देखकर आश्चर्य से पूछती है, क्या बात है? तो प्रभात चंद्र एकदम से खिसिया कर कहते हैं, कुछ नहीं, ज़रा यूं ही। दोनों कोई बात बना नहीं पाते, बेटे और पिता। रजनी देवी एकदम आश्चर्य से पूछती है, ज़रा यूं ही? एक लड़का चांद अपने पिता प्रभात चंद्र के साथ पहुंचे हैं रजनी देवी के घर, उनकी बेटी चकोरी को देखने। लड़की देखने निकले हैं, शादी की बात चलाने की सोच रहे हैं, मन में काफ़ी अरमान लिए हुए हैं। पिता ने बेटे को सिखा रखा है कि लड़की से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन लेकिन बेटा है कि लड़की के घर पहुंचकर होशो हवास भूल जाता है। प्रभात चंद्र को अपने नालायक बेटे पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने वॉकिंग स्टिक से उसे मारने ही जाता है कि रजनी देवी आ पहुंची है। पिता पुत्र झेंप जाते हैं। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। और प्रभात चंद्र और चांद ही करते हुए बैठ जाते हैं। फिर चांद क्या करता है, फौरन एकदम उठ जाता है क्योंकि उसे अचानक शिष्टाचार याद आता है। वो खड़ा होकर बोलता है, आई एम सॉरी, लेडीज़ फर्स्ट। रजनी देवी खुश हो जाती है, यह मेरी बेटी चकोरी है। ही, मुझे चांद कहते हैं। यह मेरे परम पूज्य पिताजी हैं। इनका शुभ नाम श्री प्रभात चंद्र है। यह मिडिल फेल हैं। मैं बीए पास हूँ। मैं ही आपको देखने आया हूँ। पिताजी तो मेरे साथ बाय द वे आ गए हैं। हाउ डू यू डू? अब चांद चकोरी से हाथ मिलाने को अपना हाथ बढ़ाता है। इतना कह देता है कि वो बीए पास है, उसके पिताजी मिडिल फेल हैं, और इतना भी कह देता है कि वो पिताजी उसके साथ बाय द वे आ गए हैं।
और हाथ मिलाने के लिए चकोरी के आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन चकोरी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। आई एम फाइन थैंक यू, और ही करते हुए बैठ जाता है। लेकिन चकोरी को खड़ा देखकर फौरन उठ जाता है। अब चांद एकदम से खिसिया जाता है, कभी बैठता है कभी उठता है। और लड़की कुछ नहीं कह रही है, हाथ भी नहीं मिला रही है, तो खुद कहता है आई एम फाइन थैंक यू। पहले आप बैठिए, लेडीज़ फर्स्ट। रजनी देवी और चकोरी के बैठने पर चांद बैठ जाता है। अब प्रभात चंद्र पूछते हैं, मेरा विचार है कि हम बाहर बगीचे में चलें। रजनी देवी से लड़की के माँ से प्रभात चंद्र कहते हैं, देखो लड़की और लड़का कुछ बात करना चाहते होंगे, तो इसलिए मेरा विचार है कि हम दोनों बाहर बगीचे में जाएं। जी हाँ ठीक है, और रजनी देवी और प्रभात चंद्र बगीचे की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों रह जाते हैं, चांद और चकोरी। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, फिर शर्माकर नीची निगाह कर लेते हैं। तभी नौकरानी चमेली प्रवेश करती है, ट्रे में चाय के बर्तन, फल, मिठाई, दूध वगैरह लेकर आती हैं। फल मिठाई वगैरह लेकर आती हैं और दोनों को दूर दूर खड़े देखकर आश्चर्यचकित सी चली जाती है। चमेली आकर देखती है कि दोनों दूर दूर खड़े हैं, चांद और चकोर। तो चांद थोड़ा गला साफ करते हुए कहता है, मैं तो आपको देखकर सब भूल गया। तो चकोरी एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या भूल गए? पिताजी ने जो बताया था। क्या बताया था? याद हो तो बताऊं? जेब में हाथ डालकर, और उसने लिख कर लाया था वो। अरे मेरी डायरी कहाँ गई? अब वो देखता है कि उसके जेब में डायरी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं मुंह ज़बानी ही बोलूँगा। ज़रा एक गिलास पानी तो मंगवा दीजिए। चाय पीजिए, आइए। अब चकोरी काफ़ी नॉर्मल है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो चाय ऑफ़र करती है। अच्छा, चकोरी चाय बनाती है। पहले प्यालों में चाय का पानी डालती है, फिर दूध और फिर चीनी। यह आप किस तरह चाय बनाती हैं? क्यों? पहले चीनी, फिर दूध और सबसे बाद में चाय का पानी डालना चाहिए। आपने इसका उल्टा ही किया है। चाय तो ऐसी ही बनती है जैसे मैंने बनाई है। अब देखिए, दोनों में चाय बनाने के तरीके में बातें होती हैं। चकोरी कहती है, चाय तो ऐसी ही बनती है जैसे मैंने बनाई है। आपने चाय बनानी कहाँ सीखी थी? स्कूल में डोमेस्टिक साइंस की टीचर ने ऐसे ही चाय बनाना सिखाई थी। अब देखिए, चकोरी कहती है, स्कूल में डोमेस्टिक साइंस की जो टीचर है, उन्होंने ऐसे ही चाय बनाना सिखाया था। सिखाई होगी, लेकिन अब आपको जैसे मैं कहूँ उस तरह चाय बनानी होगी। अब चांद देखो कहता है, आपको डोमेस्टिक साइंस की टीचर ने चाय बनानी सिखाई होगी, लेकिन आज से जैसे मैं कहूँ वैसे ही आपको चाय बनानी होगी। क्यों? बड़ी भोली है आप। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए, चांद कहता है, लड़की देखने ही आया है और शास्त्रों की बात कहता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति को ईश्वर के समान मानना चाहिए और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब चकोरी उससे और स्मार्ट निकली। वो कहती है, और जो मैं ना मानूं तो? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या होगा? अब देखिए, चांद कहता है, शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यहाँ चकोरी लड़की कह रही है, अगर मैं ना मानूं तो क्या होगा? तो चांद क्या कहता है, तो मैं रूठ जाऊंगा और तुम मुझे मनाना। ओह, उस रूठने मनाने में कितना आनंद है। और जो मैं ना मनाऊं तो? अब चकोरी लड़के की आशा के विपरीत बातें करती हैं। एक तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चाय ना बनाऊं तो क्या होगा, और लड़का कहता है तो मैं रूठ जाऊंगा, तुम मुझे मना लेना। और अगर मैं ना मनाऊं तो 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 चांद मुश्किल में पड़ जाता है। उसने ऐसी एक सिचुएशन के बारे में सोचा ही ना होगा। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही अपने को मना लूँगा। देखो, वो कहता है, थोड़ी देर मैं रूठ कर बैठ जाऊँगा, उसके बाद मैं खुद अपने को मना लूँगा। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं।
इस पर चकोरी मुस्कुरा कर कहती है, भाई आप तो काफ़ी दिलचस्प बातें करते हैं। चाँद एकदम खुशी से फूल जाता है क्योंकि लड़की कह रही है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। पिताजी तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। अरे आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पिताजी तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। पर बातें बनानी खूब आती हैं। चकोरी ने देखो थोड़े समय में ही लड़के को पहचान लिया कि लड़का बातें बनाना खूब जानता है। अच्छा, अब हम कुछ काम की बातें करें तो कैसा रहे? शुरू कीजिए। ज़रा खड़ी तो हो जाइए। अब चांद लड़की को कहता है तुम ज़रा खड़ी हो जाओ। क्यों? अब चकोरी आश्चर्यचकित हो जाती है। अब ज़रा चल कर दिखाइए। मैं क्या घोड़ी हूँ जो आप मेरी चाल देखना चाहते हैं? मैं कोई घोड़ी हूँ? वो लड़की पूछती है कि देखो ये पहले ज़माने में होता था, ये लड़के वाले जाते हैं, लड़के वालों के साथ कुछ लोग जाते हैं ये देखने के लिए कि लड़की का फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर है या नहीं, चल सकती, लूली लंगड़ी है या नहीं, कानी है या नहीं, और ठीक से बात कर पाती है या नहीं। तो इसके लिए पूरा टीम जाता है ताकि लड़की के सभी हाव भाव को आंका जाए। अब यहाँ चांद भी वही करता है। तो चकोरी थोड़ी स्मार्ट है, वो पूछती है क्या मैं कोई घोड़ी हूँ तो मुझे खरीदने आए हो और मेरी चाल देख रहे हो? देखिए अब काम की बातें हो रही है, बीच में गड़बड़ मत करिए। हाँ ज़रा चलिए। तो चकोरी क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। ठीक है, मैं देख रहा था कहीं आप लंगड़ाती तो नहीं। जेब से इंच टेप निकाल कर देखो, वो मेजरिंग टेप भी ले आया है। आप इधर आइए, आपकी लंबाई नापनी है, लेकिन अपनी ये ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतार दीजिए। चकोरी सैंडल उतार देती है। चांद फीते से उसकी लंबाई नापता है, अब हाइट वगैरह नाप रहा है। 5 फुट 3 इंच। ठीक है, अब वो सेटिस्फाइड है उसके हाइट में। क्या ठीक है? आपकी लंबाई वही है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से उचित समझी जाती है। ज़रा 1 मिनट ठहरिए। वो बाहर जाता है और वज़न तोलने की मशीन उठाकर अंदर लाता है। देखो हाइट और वेट मेशर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी लेकर आया है लड़का। बाहर गया और वो जो मेशरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आया है वज़न तोलने के लिए। ज़रा इस पर खड़ी तो हो जाइए। क्यों? आपका वज़न तोलना है। चकोरी मशीन पर खड़ी हो जाती है। चांद मशीन झुक कर देखता है। 126 पाउंड। और फिर मैगज़ीन में देखकर कहता है बिल्कुल ठीक। चकोरी के कमर के चारों ओर फीता लपेटने लगता है। अब उसकी जो कमर की जो नाप है वो भी लेना चाहता है। क्या बदतमीज़ी है यह! चकोरी पीछे हट जाती है। कमर का नाप ले रहा हूँ, वो तो एकदम अनजान सा, मतलब कि ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, उसे ऐसा लगता है। आपने तो बेशर्मी की हद कर दी। पराई स्त्री की कमर में कोई हाथ डालता है? यह भी खूब रही। अमेरिका में तो इसे बुरा नहीं समझा जाता। अब चांद कहता है इसमें क्या बुराई है भाई, अमेरिका में तो इसे कोई बुराई नहीं समझा जाता। यह अमेरिका नहीं भारत है। अच्छा, यह लो फीता, अपने हाथ से नाप कर बता दो। देखो ठीक ठीक नापना। 17 इंच कमर नहीं हुई तो शादी की बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। देखो इसने पूरा मेजरमेंट, ये इसके मन में है कि स्टैंडर्ड मेशर जो है वो इतना है, लड़की को इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, और उसकी कमर की जो नाप है वो भी इतनी होनी चाहिए। अगर 17 इंच से ज़्यादा हुआ तो शादी की बात वो यहीं ख़त्म कर देगा। चकोरी उसके हाथ से मेजरिंग टेप लेकर अपना कमर नापती है और कहती है 17.25 इंच है। चांद एकदम प्रसन्न हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा इस पंखे के सामने खड़े हो जाइए। टेबल फैन के पास खड़ी हो जाती है चकोरी, जिसकी हवा से उसकी कमर लचकने लगती है। और चांद कहता है, कमरिया नागिन सी बल खाए, आप तो कवि की कल्पना को साकार कर रही हैं। अब ज़रा आंखें तो दिखाइए। अब कमर देख लिया, उसका हाइट देख लिया। अब देखिए उसका हाइट देखा, वेट देखा, कमर का नाप देख लिया। अब फ़ैन के सामने खड़े होकर जैसे पुराने ज़माने में नारियों का, नायिकाओं का नख शिख वर्णन होता था,
और जब हवा चलती थी तो नायिकाएं एक स्टेप आगे झुक जाती थी, मतलब कि इतनी पतली होती थी नायिकाएं, तो नागिन सी बल खाती थी उनकी कमरिया। तो यहाँ चांद को भी लगता है कि चकोरी एकदम नागिन सी बल खा रही है। अब कहता है उसे कि आंखें दिखाओ। तो चकोरी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर घूर कर देखने लगती है। चांद घबरा जाता है क्योंकि लड़की घूर कर देखती है। मुझे डराती क्यों हो? आप ही ने तो कहा था कि आंखें दिखाओ। वाह वाह, आपको मजाक करना भी खूब आता है। अच्छा, अब दांत दिखाइए। अब देखिए, डेंटल हेल्थ भी देखता है वो। चकोरी खीसे फाड़ देती है, पूरे 32 ही दिखा देती है। आह, क्या मोती जैसी लड़ियां हैं। द कॉनिनो स्माइल, इसे कॉनिनो स्माइल कहते हैं। कितनी अच्छी कितने अच्छे दांत हैं तुम्हारे। आगे झुककर दांत गिनने लगता है। देखो, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अतिशयोक्ति हो गया। वो दांत गिनने लगता है। यह क्या कर रहे हैं? दांत गिन रहा हूँ कि पूरे 32 हैं भी या नहीं। आप भी अजीब आदमी मालूम होते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। हाँ, कहीं आपके दांत दूध के तो नहीं हैं? आपका ये जो दांत है दूध के दांत तो नहीं है, जैसे हमारा मिल्क टीथ होता है पहले। दूध के नहीं, चाय के दांत हैं। अब चकोरी कहती है, नहीं, मेरे दांत दूध के नहीं, चाय के दांत हैं। चाय के दांत? हाँ, क्योंकि मैं दूध नहीं, चाय पीती हूँ। आप अभी पढ़ती हैं? जी नहीं, मैं एमए पास कर चुकी हूँ। पढ़ाई के बारे में पूछता है। शारीरिक रूप से नाप तोल कर लिया। अब उसे पढ़ाई की बात याद आती है कि लड़की पढ़ रही है या नहीं। तो चकोरी कहती है, जी नहीं, मैं एमए पास कर चुकी हूँ। तो वो झेंप जाता है, कहता है, ही, तो आप मुझसे भी आगे बढ़ गई। आपको खाना बनाना तो आता ही होगा। जी हाँ, मैं चटनी बनाना खूब जानती हूँ। एक बार एक लड़के ने मुझसे कुछ कह दिया था, उसकी मैंने वह चटनी बनाई कि बच्चों को जन्म भर स्वाद आता रहेगा। अब चकोरी कहती है, हाँ, मुझे चटनी बनाना आता है। व्यंग्यात्मक रूप से कहती है, एक बार एक लड़के ने मुझसे कुछ छेड़ाछाड़ी की और मैंने उसकी वह चटनी बनाई कि बच्चों जन्म भर याद रखेगा। कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मान लीजिए मेरी कमीज़ की बटन टूट जाए तो आप क्या करेंगी? अब देखिए, ये जानना चाहता है कि इसके लड़की है तो सिलाई विलाई जानती है या नहीं। तो चकोरी कहती है, दूसरा बटन टांग दूंगी। तो फिर ज़रा दिखाइए तो आप कैसे बटन टांगती हैं। वह एक बटन, सुई और डोरा चकोरी को देता है। चकोरी बटन टाँकने लगती है तो सुई कभी चांद के सीने में, कभी गाल पर चुभ जाती है। चांद चीख उठता है। अब देखिए, बटन टाँकने को कहता है, वो सब लेकर आया है और चकोरी के जानबूझकर कभी उसके गाल में, कभी उसके सीने में सुई लगा देती है। वो चीख जाता है। बस बस रहने दीजिए, बिना बटन के ही मेरा काम चल जाएगा। अब यह बताइए कि आपको संगीत का भी शौक है? बहुत। मैं तो रेडियो के पीछे दीवानी हूँ। संगीत तो मुझे बहुत पसंद है, लड़की कहती है, मैं तो रेडियो के पीछे दीवानी हूँ। मेरा मतलब है आप खुद भी कुछ गा बजा लेती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कुछ संगीत वगैरह कर लेती हो। हाँ हाँ, मैं ग्रामोफोन बड़ा अच्छा बजा लेती हूँ। खूब। कुछ नाच का भी शौक है? अब देखिए, क्या क्या ये जानना चाहता है। पहले तो हाइट वेट वगैरह ले लिया, कमर की नाप तक ले लिया। अब लड़की सुई धागा चलाना जानती है, ये भी जान लिया। अब देखिए, खाना बनाना जानती है। सब कुछ लड़की में पूरे गुण होने चाहिए। नाचना जानती है या नहीं, अब ये जानना चाहता है। तो चकोरी क्या कहती है, हाँ, पर नाच नचाने का ज़्यादा शौक है। मुझे नाचने से ज़्यादा दूसरों को नचाने का शौक है। चांद हंसकर कहता है, इस समय तो आपका नाच ही हो जाए। लेकिन कोई तबलिया तो है ही नहीं। अब चकोरी कहती है, तबला कौन बजाएगा, तबलिया तो है ही नहीं। आइए, तबला मैं बजाता हूँ। अच्छी बात है। चकोरी घुंघरू बांधती है। चांद तबला लेकर बैठ जाता है। कौन सा ठेका बजाऊं? 3 ताल। और चांद तबला बजाना शुरू कर देता है और चकोरी कथक जैसा कुछ नाचने लगती है। दोनों ही गलत सलत बजा और नाच रहे हैं। देखिए, तबला भी वो ठीक से नहीं बजाता और चकोरी भी नाच ठीक से नहीं करती। तो चकोरी एकदम झुंझला कर रुक जाती है। यह आप क्या बजा रहे हैं? तबला बजा रहा हूँ, चांद कहता है। ओह,
मैंने कहा कौन सा ठेका है? 3 ताल। न जाने कौन सा ऊट पटांग ठेका बजा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, लय भी गड़बड़ है। कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारे इस तबले बजाने में, लय ठीक नहीं है, कुछ उटपटांग बजा रहे हो। तबला तो ठीक ही बजा रहा हूँ, आप ताल में नहीं है। अब चांद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है मैं तबला ठीक से बजा रहा हूँ, तुम्हारा जो ताल है वो ठीक नहीं है। मैं ताल में नहीं हूँ, मैंने अच्छे अच्छे तबलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब चकोरी कहती है मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे तबलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वो झुंझला कर गुस्से में आकर घुंघरू उतार कर फेंक देती है और चांद भी तबला छोड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। वो भी झुंझलाया हुआ है, काफ़ी इरिटेटेड है। अभी कुछ और पूछना बाकी रह गया है? अब चकोरी पूछती है देखो तुम्हारे क्वेश्चनेयर में कुछ बाकी रह गया है प्रश्नोत्तरी में? नहीं, मुझे भी कुछ आपसे पूछना है। पूछिए। आप क्या करते हैं? कविता। देखो लड़की क्या उम्मीद लिए थी कि आप नौकरी क्या करते हैं, तो बदले में चांद कहता है मैं कविता करता हूँ। कविता तो बेकार लोग किया करते हैं, आप कहीं नौकरी भी करते हैं? मुझे क्या गर्ज पड़ी है नौकरी करने की, हम तो घर के रईस हैं। भाई हम तो घर, हमारी ख़ानदान ही रईसी ख़ानदानी है, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। घर के रईस? फिर तो आपकी काफ़ी जायदाद होगी, चकोरी पूछती है। अगर आप लोग रईस हैं तो मतलब है ख़ानदानी आपकी जो जायदाद है ज़्यादा ही होगी। तो चांद क्या कहता है बस अपना ही है, जिस किराए के मकान में रहते हैं उसे अपना ही समझते हैं। सरकारी बस में सैर करते हैं क्योंकि सरकार अपनी ही है। दोस्तों के जिम्मे मुफ्त काफ़ी पीते हैं क्योंकि दोस्त भी अपने ही हैं। देखो पूरा ये क्या है, दूसरों के बल जीता है। किराए के मकान में रह रहे हैं, उसे अपना समझ बैठे हैं। सरकारी बस में यात्रा करते हैं और उसे अपनी सरकार है इसलिए अपना बस समझ बैठे हैं। और दोस्तों के पैसे से मुफ्त में कॉफ़ी पीते हैं। अब इतना सब सुनकर चकोरी पूछती है रोटी किसके सिर खाते हैं? पिताजी के सिर, क्योंकि पिताजी भी अपने ही हैं। अब देखो चांद काफ़ी सीधा सा उत्तर देता है कि मैं पिताजी के बल जीता हूँ। तो फिर शादी किसके बूते पर करने आए हैं? आपकी माँ के बूते पर, क्योंकि वह भी अपनी ही। नहीं, क्योंकि वह अपनी माँ है और उन्होंने दहेज में 30,000 रुपये देने का वादा किया है। अब देखिए चांद कहता है चांद किस बलबूते पर आया था लड़की से शादी करने? उसकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरों के बल जीता है। अब इसलिए आया है शादी करने क्योंकि उसे एक बड़ी रकम 30,000 रुपये दहेज के रूप में ऑफ़र किया गया है। ओ तो यह बात है, मुझे नहीं मालूम था। अब तो मैं कभी भी यह शादी नहीं होने दूंगी, मुझे भी कसम है। अब चकोरी कहती है अच्छा तो ये बात है, दहेज की लालच में आए हो मुझसे शादी करने, मैं किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने दूंगी। चांद घबरा जाता है, हैं यह आपने इतनी बड़ी कसम इतनी आसानी से कैसे खा ली? ऐसा अन्याय न कीजिए। देखिए मैं एक होनहार कवि हूँ, दूसरे के मुकाबले में मेरा दिल ज़रा जल्दी टूट जाता है। किसी शायर ने कहा है हमारे शीशे दिल को संभल कर हाथ में लेना, नज़ाकत इसमें इतनी है, नज़र से जब गिरा टूटा। मैं आपसे सच कहता हूँ 20 मिनट में मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। अब देखिए चांद क्या कहता है, इतनी बड़ी कसम आसानी से मत खाइए कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मुझसे ऐसा अन्याय ना कीजिए, मैं एक होनहार कवि हूँ, दूसरों के मुकाबले में मेरा दिल जरा जल्दी टूट जाता है, भावुक आदमी हूँ भाई, कवि हूँ। और सच कहता हूँ 20 मिनट में हमारी मुलाकात हुई है और मैं आपसे प्रेम भी करने लगा हूँ। तो अचानक प्रभात चंद्र और रजनी देवी प्रवेश करते हैं। जो लड़के का पिता है, लड़के का जो पिता है और लड़की की जो माता है, दोनों प्रवेश करते हैं। दोनों बाहर बगीचे में गए थे टहलने ताकि लड़का लड़की आपस में कुछ बात कर सके, आपस में जान पहचान हो जाए। तो प्रभात चंद्र आकर पूछता है चांद क्या बात है? चांद एकदम रोने को होता है, पिताजी गजब हो गया, इन्होंने कसम खा ली है कि मुझसे शादी नहीं करेंगी।
अब प्रभात चंद्र कहता है, तुमने ज़रूर कोई उल्टी सीधी बात कह दी होगी। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी हालत पर तरस खाइए। चकोरी की ओर संकेत करके वो कहता है, मैं इनका वियोग नहीं सह सकता। ठीक है, तुम दोनों अब साथ ही रहोगे। सच? लेकिन कैसे? चांद एकदम खुश हो जाता है। वो अपनी जेब से चांद वाली नोटबुक निकालता है, मतलब कि जो डायरी चांद लाया था, लड़की से क्या क्या प्रश्न पूछने हैं वो लिख कर लाया था, और वो डायरी जो है पिता की जेब में हो गया था। वो निकालता है, तुमने इस नोटबुक को अपनी जेब से धोखे से मेरी जेब में डाल दिया था। रजनी देवी से बातें करते समय जब मैंने इसे अपनी जेब में पाया तो रजनी देवी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। मैंने वही प्रश्न जो तुम्हें बताए थे उनके सामने पढ़ दिए। इन्होंने उन प्रश्नों का बड़ा ही संतोषजनक उत्तर दिया। बस हमारी शादी तय हो गई। अब देखिए कितनी उटपटांग बात हो गई। लड़की देखने जो लड़का आया था उसके पिता और लड़की की माँ के बीच शादी फिक्स हो जाती है। आपकी शादी और मैं? अब तुम और चकोरी भाई बहन के समान हो। भाई बहन? अच्छा, चकोरी बहन। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा हास्य व्यंग्य है, इसलिए थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण डायलॉग्स हैं। हाँ चांद भैया, अब देखिए चांद और चकोरी भाई बहन हो जाते हैं। लो मेरे हाथ में राखी बांध दो, अभी रक्षाबंधन को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। चकोरी राखी बांधने लगती है। प्रभात चंद्र और रजनी देवी एक दूसरे की ओर देख कर मुस्कुराते हैं। तो इस प्रकार ये एकांकी समाप्त होता है। इसमें जो हमारे समाज में लड़की देखने की जो रिवाज है, आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी है। और ये एक धारणा बनी रहती है लड़के वालों के मन में कि लड़की देखने जा रहे हो तो ऐसा लगता है मानो कोई बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, और ऊपर से पैसा भी मिलता है, दहेज की भी बात लालच रहती है। तो इन सभी बातों पर स्वदेश दीपक जी ने व्यंग्यात्मक रूप से, हास्यात्मक रूप से शादी की बात नामक इस एकांकी को लिखा है। अब अब अगले एपिसोड में एक अन्य विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।